हम्म जरा एक मिनट के लिए ना एक कल्पना करते हैं, एक ऐसे बोर्ड पिच की जहां वेंचर कैपिटल फंड्स, ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल कॉइन्स, एडटेक स्टार्टअप्स। हाँ लिटरली एडटेक और ग्लोबल नेटवर्किंग एप्स पर चर्चा हो रही हो। मतलब ये सुनकर तो कोई भी यही सोचेगा कि ये सिलिकॉन वैली के किसी बड़े टेक हब की मीटिंग चल रही है बिल्कुल, एकदम कॉर्पोरेट वाइब। है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम, हम्म, ये मास्टर प्लान किसी कॉर्पोरेट कंपनी ने नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने एक धर्म ने तैयार किया है। एग्जैक्टली एक धर्म के अनुयायियों और संतों ने। आज के इस गहन विश्लेषण में, या कहीं हमारी इस डीप डाइव में, हम जिन दस्तावेजों और नोट्स को खंगाल रहे हैं ना, उनमें कुछ ऐसा ही विरोधाभास और रोमांच छिपा है। हम बात कर रहे हैं विजन जिन शासन एक्शन प्लान 2026-27 की। और ये विरोधाभास ही ना इस पूरे विषय की सबसे बड़ी खूबी है। मतलब अक्सर हम पुरानी मान्यताओं और आधुनिक तकनीक को दो बिल्कुल अलग दुनिया मानते हैं। पानी और तेल की तरह जो कभी मिलते नहीं। सही कहा। लेकिन आज हमारे सामने जो नोट्स हैं वे इन दोनों दुनियाओं को आपस में जोड़ रहे हैं। अम, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास जैसे 16 अलग-अलग विषयों पर गहराई से काम किया गया है। 16 विषय, मतलब एक पूरा का पूरा मैनिफेस्टो है ये। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी एक व्यक्ति का विजन नहीं है। ये पूरी तरह से क्राउड सोर्स्ड है। वाओ, क्राउड सोर्स्ड धर्म। हाँ, मतलब समाज के हजारों लोगों ने अपने अनुभव और आइडियाज दिए, जिन्हें मिलाकर ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है। लोगों के विचारों के इस खजाने को दस्तावेज में संजीवनी बूटी तक कहा गया है। ये बहुत पावरफुल शब्द है। और इन नोट्स को डिकोड करते हुए मुझे जो सबसे हैरान करने वाली चीज लगी, हम्म, वो है आध्यात्मिक शब्दावली और आज की जो कॉर्पोरेट जार्गन है, उसका एक साथ इस्तेमाल। हाँ, वो काफी अनोखा है। लाइक एक ही पन्ने पर दीक्षा और वेंचर कैपिटल की बात हो रही है। ये एक बहुत ही अजीब लेकिन आकर्षक तालमेल है। तो हमारा मिशन आज यही है कि इस विशाल दस्तावेज के सबसे क्रांतिकारी नगेट्स बाहर निकालें। बिल्कुल। और शुरुआत हम समाज की बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि सीधे एक आम इंसान से करते हैं, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से। इन नोट्स का जो पहला हिस्सा है वो विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य पर है। राइट। इसमें जैन चर्या यानी जो रोजमर्रा के नियम हैं, उन्हें एक बायोलॉजिकल साइंस की तरह पेश किया गया है। हाँ, और यहाँ उन्होंने क्या करना है कि बजाय क्यों करना है पर फोकस किया है। उदाहरण के लिए चौवी हार की प्राचीन परंपरा। जिसका मतलब है सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना। एकदम सही। सूर्यास्त से पहले खा लेना और रात भर कुछ ना खाना। सदियों से इसे बस एक धार्मिक तपस्या माना जाता रहा है। लेकिन लेकिन अगर विज्ञान के नजरिए से देखें, हाँ, अगर हम आज के विज्ञान के चश्मे से इसके मैकेनिज्म को देखें, तो ये लिटरली ऑटोफैगी की प्रक्रिया से हूबहू मेल खाता है। ऑटोफैगी, ये वही है ना जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? एग्जैक्टली। 2016 में जापानी वैज्ञानिक को। ऑटोफैगी हमारे शरीर की वो प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें जब हम एक लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, मतलब एक फास्टिंग विंडो देते हैं, तो शरीर खुद को हील करने लगता है। हाँ, हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स अपने अंदर के कचरे और डैमेज हो चुके हिस्सों को खुद ही खाने लगती हैं। शरीर की अंदर से सफाई होती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने स्मार्टफोन का, क्या कहते हैं, कैश क्लियर करते हैं। कैश क्लियर, क्या सटीक एनालॉजी है। है ना? जब फोन हैंग होने लगता है तो हम बैकग्राउंड एप्स को फोर्स स्टॉप करते हैं ताकि उसकी मेमोरी साफ हो सके। चौविहार भी शरीर के सिस्टम का कैश क्लियर कर रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। वो पाचन तंत्र को एक लंबी फास्टिंग विंडो दे रहा है ताकि शरीर सिर्फ खाना पचाने में ऊर्जा ना लगाए बल्कि अपनी मरम्मत कर सके। मेक सेंस। और यही कारण है कि दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर दे रहा है कि आज की युवा पीढ़ी मानसिक तनाव, डिप्रेशन और इंफॉर्मेशन ओवरलोड से जूझ रही है। उनका सिस्टम सच में हैंग हो रहा है। लिटरली हैंग हो रहा है, हाँ। ऐसे में जो प्राचीन सिद्धांत हैं जैसे अहिंसा, सादगी, ध्यान, वे सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं है, वे आज के युग की सबसे प्रभावी थेरेपी हैं। राइट। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत प्रैक्टिकल कदम उठाया जा रहा है। विश्व स्तर पर जैन रिट्रीट और ध्यान केंद्र स्थापित करने की योजना। ग्लोबल लेवल पर। हाँ, विचार ये है कि दुनिया भर के थके हुए लोगों को एक ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन जोन मिले जहां वे अपने मानसिक और शारीरिक सिस्टम को रीबूट कर सकें। आइडिया तो बहुत शानदार है, लेकिन एक मिनट रुकिए, यहां मुझे एक बुनियादी दिक्कत लग रही है। क्या मतलब, क्या प्राचीन धार्मिक नियमों को इस तरह बायोलॉजिकल साइंस या थेरेपी का लेबल देकर बेचना सही है? क्या इससे उस परंपरा का जो मूल आध्यात्मिक या नैतिक उद्देश्य था, वो सस्ता नहीं हो जाता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है।
और दस्तावेज के रणनीतिकारों ने इस पर काफी गहराई से सोचा है। देखिए, बात धर्म को सस्ता करने की नहीं है, तो फिर क्या है? बात है एक पीढ़ीगत बदलाव को समझने की, एक जनरेशनल शिफ्ट। हमारी पिछली पीढ़ियां ये पूछती थी कि क्या करना है, और जो बताया जाता था वे चुपचाप कर लेती थी। बिना सवाल किए? बिल्कुल। लेकिन आज की पीढ़ी का पहला सवाल ही होता है, क्यों करना है? जब तक उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि किसी नियम के पीछे का लॉजिक या विज्ञान क्या है, वे उसे सिरे से खारिज कर देंगे। हाँ, ये तो है। लॉजिक चाहिए सबको। तो जब आप उन्हें ऑटोफैगी का विज्ञान समझाते हैं, तो आप उन्हें धर्म से दूर नहीं ले जा रहे हैं, आप उनके दिमाग का दरवाजा खोल रहे हैं। समझ रही हूँ कि तो ये एक तरह से उनका ध्यान खींचने का हुक है। बिल्कुल, एक हुक है। और जब हम ध्यान खींचने की बात कर ही रहे हैं, हम्म, तो इससे एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पैदा होता है। अगर आपका शरीर और दिमाग साफ हो गया है, हम्म, तो आप उस खाली जगह में डालेंगे क्या? सही बात है। आप इस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे कैसे? हम्म, जो हमें नोट्स के दूसरे बड़े विषय की तरफ ले जाता है, शिक्षा और साहित्य का आधुनिकीकरण। इसमें एक नारा दिया गया है जिसने मेरा ध्यान तुरंत खींच लिया। हम्म। मार्बल से मॉरल की तरफ मुड़ना। हाँ, मार्बल से मोरल इस पूरे एक्शन प्लान का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, मतलब एक टर्निंग पॉइंट। कैसे? इसका मतलब है कि पिछले कुछ दशकों में समाज ने संगमरमर यानी मार्बल के भव्य मंदिरों और इमारतों के निर्माण में अरबों रुपए और बहुत ऊर्जा लगाई है। बुनियादी ढांचा तो बन गया। एग्जैक्टली, बुनियादी ढांचा तैयार है, लेकिन अब पत्थरों में निवेश करने के बजाय इंसानों और उनके चरित्र यानी मॉरल में निवेश करने का समय है। वाओ, पत्थरों से इंसानों पर फोकस। हाँ, और इस भौतिक संपत्ति को बौद्धिक संपत्ति में बदलने के लिए एनजेईजी यानी नेशनल डिजिटल जैन शिक्षा ग्रिड बनाने का प्रस्ताव है। डिजिटल शिक्षा ग्रेड, मतलब ई लर्निंग टाइप कुछ? हाँ, इसका उद्देश्य सिर्फ पुरानी किताबों की पीडीएफ बनाना या उन्हें स्कैन करना नहीं है, बल्कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी एडटेक का इस्तेमाल करके इंटरैक्टिव ऑडियो विजुअल कंटेंट बनाना है। और नोट्स में ये भी है कि सिर्फ माध्यम नहीं बदल रहा, वो चाहते हैं कि सिलेबस में भी बदलाव हो। राइट। इसमें जोर दिया गया है कि मुख्य धारा के इतिहास में जैन स्वतंत्रता सेनानियों और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान राजाओं के योगदान को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जिसे वापस पाठ्यक्रम में स्थापित करना जरूरी है। बिल्कुल, इतिहास को सही तरीके से पेश करना। लेकिन इस शिक्षा वाले हिस्से में एक चीज है जिसने मुझे सच में थोड़ा उलझा दिया, जिन कॉइन्स का जिक्र। जिन कॉइन्स, हाँ। मतलब ये लिखा है कि पाठशालाओं में बच्चों को सीखने और शिक्षकों को सिखाने के लिए डिजिटल कॉइन्स दिए जाएंगे, जिन्हें वे भविष्य में स्कॉलरशिप या व्यावसायिक लाभ के लिए रिडीम कर सकेंगे। हाँ, एक टोकन सिस्टम। अब आप ही बताइए, डिजिटल टोकन देकर धर्म सिखाना, क्या ये सीधे तौर पर धर्म का व्यापारीकरण, मतलब कमर्शलाइजेशन नहीं है? मैं समझ सकता हूँ कि ये सुनने में पहली बार में कितना अजीब लगता है। अगर आप इसे पारंपरिक नजरिए से देखेंगे तो ये पक्का रिश्वत या व्यापारीकरण ही लगेगा। हाँ, लाइक पैसे देकर मंदिर बुलाना। लेकिन आपको इसे आज की अटेंशन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। आज एक बच्चे के पास ऑप्शंस क्या हैं? फोन, वीडियो गेम्स। एक तरफ इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऐसे एल्गोरिदम हैं जिन्हें दुनिया के सबसे चतुर इंजीनियरों ने डिजाइन किया है ताकि बच्चे स्क्रीन से नजर ना हटा सके। वो लूप खत्म ही नहीं होता। मैं राइट। और दूसरी तरफ एक पारंपरिक धार्मिक पाठशाला है। आप इस असमान लड़ाई को जीतेंगे कैसे? फेयर पॉइंट। तो ये जो जिन कॉइन्स हैं वो रिश्वत नहीं है, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक टूल है, एक आधुनिक प्रोत्साहन प्रणाली या कहें स्कॉलरशिप का तरीका है। बच्चा शायद शुरुआत में कॉइन्स जमा करने के लालच में आएगा, गेम समझकर खेलेगा। हाँ, लेकिन लक्ष्य ये है कि एक बार जब वो आना शुरू कर दे तो शिक्षा की गहराई और उस माहौल का असर उसे वहां रोक लेगा। अच्छा, मतलब सिस्टम को उसी के खेल में हराने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। आप सिलिकॉन वैली के हथियारों का इस्तेमाल करके सिलिकॉन वैली के ही डिस्ट्रैक्शन से लड़ रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। अब शिक्षा तो हो गई, हाँ, लेकिन जब ये युवा पढ़ लिख कर बाहर निकलेगा और अगर उसे काम या व्यापार के लिए अपने समुदाय के बाहर ही निर्भर रहना पड़े, हाँ, तो ये पूरा इकोसिस्टम तो बिखर जाएगा ना। बिखर जाएगा, बिल्कुल। और यहीं पर इस दस्तावेज का तीसरा हिस्सा आता है, जो मुझे पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी लगता है, आर्थिक सुदृढ़ता। हाँ, आप किसी भी संस्कृति को सिर्फ उपदेशों से जिंदा नहीं रख सकते। आपको एक मजबूत आर्थिक रीढ़, एक सॉलिड फाइनेंशियल बैकबोन की जरूरत होती है। सही बात है। इस हिस्से में धन निर्माण के लिए बहुत ही आक्रामक नीतियां सुझाई गई हैं, जैसे कि जैन वेंचर फंड और जैन शार्क टैंक की स्थापना। शार्क टैंक, लिटरली। हाँ, इसका तंत्र बहुत सीधा है। समुदाय के जो अनुभवी और सफल उद्योगपति हैं, वे युवा उद्यमियों के स्टार्टअप्स में न सिर्फ पैसा लगाएंगे बल्कि उन्हें मेंटरशिप भी देंगे। ताकि युवाओं को फंडिंग के लिए दर दर भटकना न पड़े। एग्जैक्टली।
और इसके साथ ही एक क्या कहते हैं आंतरिक अर्थव्यवस्था या क्लोज लूप इकोनॉमी बनाने का विचार भी है, जैसे कि आयोजनों में जैन विक्रेताओं को ही अनुमति देना। राइट। साथ ही जैन पे जैसा अपना खुद का पेमेंट गेटवे बनाने का प्रस्ताव, जहां जैन व्यापारियों से खरीदारी करने पर कैशबैक या रिवॉर्ड्स मिले। मतलब ये तो मुझे किसी आर्थिक किले जैसा लग रहा है। एक इकोनॉमिक फोर्ट्रेस, हाँ, जहां कोशिश ये है कि जो पैसा समुदाय के भीतर पैदा हो रहा है वो बाहर लीक ना हो, बल्कि एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमता रहे। सर्कुलर इकोनॉमी की तरह। बिल्कुल, और पूरे समूह की आर्थिक ताकत बढ़ाए। इसी को वो दस्तावेज में कह रहे हैं, मनी सेव्ड इज मनी गेन्ड। ये किले वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। और पता है, इस किले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा धन कमाना नहीं है, तो क्या है? धन की सुरक्षा करना। इस प्लान का एक अंतिम आर्थिक लक्ष्य है हर परिवार के लिए जीरो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जिसे वो जीरो OOPE कह रहे हैं। जीरो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, ये कैसे काम करेगा? किसी भी कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा दावा है। ये सामूहिक बीमा यानी कम्युनिटी इंश्योरेंस पूल के विज्ञान पर आधारित है। ओके। जब आप लाखों लोगों का एक समूह बनाते हैं और सभी थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देते हैं, तो रिस्क बंट जाता है। रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। हाँ, अगर समुदाय में कोई भी व्यक्ति अचानक किसी गंभीर बीमारी या संकट का शिकार होता है, तो उसे अपनी जेब से या अपनी जिंदगी भर की बचत से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। ये विशाल फंड उस खर्च को उठाएगा। वाह, ये तो बहुत ही शानदार सोशल सिक्योरिटी है। और सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, साधु साध्वियों के स्वास्थ्य के लिए भी श्रमण आरोग्य केंद्र बनाने की बात है, क्योंकि अक्सर उनके जो कड़े नियम होते हैं, उनके चलते वे सामान्य अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पाते। ये बहुत जरूरी कदम है। और नोट्स में जो सुरक्षा की बात है, वो सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं है। सामाजिक सुरक्षा के तहत इसमें एक प्रोफेशनल टीम बनाने का भी जिक्र है, जो इंटरनेट और विकिपीडिया पर धर्म के बारे में, विशेषकर दीक्षा और संयम जैसी प्रथाओं को लेकर जो भ्रामक जानकारियां फैली हैं, उन्हें मॉनिटर करेगी। हाँ, और उन्हें सुधारेगी भी। मतलब अपना नैरेटिव, अपनी कहानी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। लेकिन यहाँ आकर ये पूरी चर्चा ना एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। कैसा मोड? देखिए, आपके पास बेहतरीन स्वास्थ्य है, आधुनिक शिक्षा है और एक अभेद्य आर्थिक किला भी है। लेकिन अगर किले के अंदर लोग ही ना बचें, तो इन सब का क्या फायदा? यही इस पूरे दस्तावेज का सबसे चिंताजनक हिस्सा है। नोट्स का चौथा सेक्शन जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स और अस्तित्व के संकट पर है। इसमें जो आंकड़ा दिया गया है वो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, वो TFR वाला आंकड़ा। जी, जैन समुदाय भारत के सबसे साक्षर और समृद्ध समुदायों में से हैं, लेकिन उनकी प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट गिरकर सिर्फ 1.2 रह गई है। जो कि बहुत कम है। अब मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही, दुनिया भर में तो ये एक स्थापित पैटर्न है ना कि जब भी कोई समुदाय बहुत अधिक शिक्षित और शहरी हो जाता है, तो परिवार छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल, लोग करियर पे ध्यान देते हैं। हाँ, तो जब हम विकास की बात करते हैं, तो हमेशा जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। 1.2 का आंकड़ा कितना खतरनाक है। इसे ना थोड़ा गणित के नजरिए से समझिए। डेमोग्राफिक्स का एक सीधा सा नियम है, किसी भी संस्कृति या समुदाय की आबादी को सिर्फ स्थिर रखने के लिए, यानी ना घटे ना बढ़े, 2.1 की प्रजनन दर चाहिए होती है, 2.1 क्यों? जिसे रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। मतलब 2 माता पिता की जगह लेने के कम से कम 2 बच्चे। और जो 0.1 है, वो बचपन की मृत्यु दर या अन्य प्राकृतिक कारणों के लिए होता है। ओके, समझ गए। तो जब आपका रेट 2.1 से गिरकर सीधा 1.2 पर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से लगभग आधी रह जाएगी। आधी? हाँ, ये एक वर्टिकल ड्रॉप है। अगर ऐसा ही चला तो कुछ ही दशकों में ना आपके भव्य संस्थान चलाने वाले बचेंगे, नहीं आपकी ये शानदार आर्थिक नीतियां लागू करने वाले। संस्कृति लुप्त होने की कगार पर पहुंच सकती है। माय गॉड, ये तो सच में एक अस्तित्व का संकट है। इसीलिए उन्होंने पारसी समुदाय के जियो पारसी मॉडल का बहुत गहराई से अध्ययन किया है और 2047 तक आबादी दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए जो मैकेनिज्म सुझाए गए हैं ना, वे हवाई नहीं है, पूरी तरह से व्यवहारिक है। क्या क्या है उसमें? जैसे समुदाय के भीतर विवाह करने वाले युवाओं को विवाह क्रेडिट और आर्थिक मदद देने की योजना है। नवजात शिशुओं के लिए जैन पेरेंटिंग स्टार्टर किट दी जाएगी। मतलब पालन पोषण का आर्थिक बोझ कम करना। हाँ, ताकि लोग बड़े परिवार बनाने से घबराए नहीं। बहुत स्मार्ट कदम है। और पता है, अस्तित्व बचाने की ये लड़ाई सिर्फ आबादी बढ़ाने तक नहीं रुकती, ये कानूनी और राजनीतिक गलियारों तक भी जाती है। वो कैसे? दस्तावेज इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि पिछले कई दशकों में समुदाय का पूरा ध्यान
सिर्फ आराधना यानी पूजा पाठ पर था। लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि बिना शासन सुरक्षा के, शासन सुरक्षा मतलब कानूनी और राजनीतिक ढाल? बिल्कुल, बिना उस ढाल के आराधना भी सुरक्षित नहीं है। इस ढाल की अहमियत को समझाने के लिए ना नोट्स में एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना का जिक्र है। वो स्कूल वाली घटना। हाँ, एक कॉन्वेंट स्कूल में एक छोटी सी जैन बच्ची के हाथ से उसकी रक्षा पोटली काट दी गई। हाँ। मतलब एक पवित्र धार्मिक धागा। उस बच्ची को ऐसा महसूस कराया गया जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। ये सुनकर ही बहुत अजीब लगता है। ना? ये महज एक धागा कटने की बात नहीं है। ये एक बच्चे के मनोविज्ञान को कुचलने और उसे अपनी ही पहचान से डराने की बात है। सही कहा। और ऐसी घटनाएं सिर्फ एक बच्चे तक सीमित नहीं रहती, वे पूरे समाज में असुरक्षा पैदा करती हैं। और यही कारण है कि इस प्लान में एक जैनिक लीगल सेल के निर्माण पर इतना जोर दिया गया है। जैनिक लीगल सेल? हाँ, ये कोई साधारण समिति नहीं होगी, बल्कि वकीलों और संविधान विशेषज्ञों की एक आक्रामक टीम होगी। ओके। अगर कल को किसी स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल पर किसी के भी संवैधानिक अधिकारों या धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होता है, तो ये लीगल सेल मूकदर्शक नहीं रहेगा। पे एक्शन लेंगे। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट तक उस लड़ाई को लड़ेंगे। और इसके साथ ही नीति निर्माण के स्तर पर प्रभाव डालने के लिए एक और बड़ा लक्ष्य रखा गया है। संसद के नजदीक एक जैन भवन का निर्माण और राष्ट्रीय राजनीति में कम से कम 10% भागीदारी सुनिश्चित करना। ये एक बड़ा लक्ष्य है। हाँ, और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए स्पष्ट करना जरूरी है कि दस्तावेज किसी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहा है। ये बस एक रणनीतिक लक्ष्य है, ताकि जब भी देश के कानून बने तो समुदाय की आवाज उस टेबल पर मौजूद हो। हम यहाँ सिर्फ दस्तावेज के प्रभाव और रणनीतियों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब देखिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो आत्मरक्षा, आर्थिक मजबूती और अपना घर दुरुस्त करने के बाद थी। सर्वाइवल मोड। हाँ, लेकिन जब आपका घर सुरक्षित हो जाता है, तब आप दुनिया को क्या देते हैं? यहाँ से हम इन नोट्स के आखिरी और मेरे सबसे पसंदीदा हिस्से में प्रवेश करते हैं, वैश्विक दृष्टिकोण और खोई हुई विरासत। ये हिस्सा सच में इस मास्टर प्लान को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर अब बात दुनिया में योगदान देने की है। ग्लोबल विजन। हाँ, लेकिन दुनिया को कुछ देने से पहले वे अपनी उस विरासत को वापस समेटना चाहते हैं जो सदियों से खोई हुई है। अदृश्य जैनों की खोज। वो सराग समुदाय की बात कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल। यार, ये कहानी तो किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कुछ सुदूर इलाकों में ये सराग समुदाय रहता है। ऐतिहासिक उथल-पुथल के कारण ये लोग मुख्यधारा से कट गए थे। सदियों पहले। हाँ, लेकिन आज भी इतने सालों बाद वे अनजाने में जैन आचरण का पालन कर रहे हैं। वे जमीन के नीचे उगने वाली चीजें, मतलब कंदमूल नहीं खाते, पानी को छानकर पीते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वे ये नियम क्यों मान रहे हैं। एग्जैक्टली। उनकी पीढ़ियों ने बस इस आदत को नहीं छोड़ा। और इस एक्शन प्लान का उद्देश्य केवल उन तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उन्हें उनका आत्मगौरव वापस दिलाना है। उन्हें यह बताना है कि वो किसी भूली बिसरी कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक महान विरासत के वारिस हैं। और इस विरासत को खोजने के लिए वे फिर से तकनीक का सहारा ले रहे हैं। जैन लेंस नाम के एक ऐप का प्रस्ताव है। जैन लेंस, जैसे गूगल लेंस होता है? कुछ वैसा ही। इसके जरिए भारत के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति अनजान प्राचीन मूर्तियों या प्रतीकों की तस्वीर खींचकर अपलोड कर सकता है। ये तो क्राउड सोर्सिंग का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है ना? एक तरह से ये पूरे देश को अपनी खुद की जड़ों को खोजने वाले आर्कियोलॉजिस्ट्स की फौज में बदल देगा। माइंड ब्लोइंग। और जब आप अपने इतिहास को इतनी अच्छी तरह समझ लेते हैं, तभी आप भविष्य की समस्याओं का समाधान दे पाते हैं। आज हम ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया में वीगनिज्म और मिनिमलिज्म, मतलब कम से कम में जीना, इसका जो ट्रेंड युवाओं में चल रहा है, उसे लोग बहुत कूल मानते हैं, आधुनिक मानते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जैन धर्म हजारों सालों से इन्हीं चीजों, अहिंसा और अपरिग्रह का विज्ञान सिखा रहा है। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि E=mc² और आधुनिक विज्ञान की परतें प्राचीन शास्त्रों में छुपी हैं। दुनिया अब जाकर उन चीजों को ट्रेंड बना रही है जो हजारों सालों से मौजूद हैं। बिल्कुल। नोट्स में बेल्जियम के गैब्रियल हेल्मर का एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण है। वे कोई पारंपरिक धार्मिक व्यक्ति नहीं थी। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण, जानवरों पर हो रही क्रूरता और दुनिया के युद्धों से परेशान होकर जैन धर्म को अपनाया। ये इस बात का सबूत है कि जो विचार इस समुदाय के पास हैं, वो सिर्फ उनके अपने लिए नहीं है। वे ग्लोबल क्राइसिस का एक बहुत ही आजमाया हुआ समाधान है। हाँ,
एक तरह से ये रिएक्टिव होने से यानी सिर्फ बचाव करने से प्रोएक्टिव होने का सफर है, दुनिया को एक समाधान पेश करना। तो अगर इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ा जाए तो हम देख रहे हैं कि विजन जन शासन एक्शन प्लान 2627 कोई साधारण धार्मिक उपदेश नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कोशिकाओं की ऑटोफैगी से लेकर भारतीय संसद तक और जिनॉइस के बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से लेकर सराक समुदाय की खोई हुई पहचान वापस दिलाने तक का एक हैरान कर देने वाला विजन है। ये इस बात का एक मास्टर क्लास है कि कैसे कोई भी प्राचीन संस्कृति, आधुनिक तकनीक, चाहे वो एआई हो, एडटेक हो या वेंचर फंड्स, उसका उपयोग करके खुद को 21वीं सदी के लिए फिर से शक्तिशाली बना सकती है। शक्तिशाली और प्रासंगिक और यहीं पर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब लेकिन उकसाने वाला विचार आ रहा है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देंगे। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। देखिए, हमने इस पूरे समय ये देखा कि कैसे एक प्राचीन धर्म खुद को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट रणनीतियों जैसे वेंचर कैपिटल, डिजिटल टोकन, अटेंशन इकोनॉमी का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, वो ब्लेंड हमने देखा। लेकिन जरा भविष्य की तरफ सोचिए। अगर एक धर्म सर्वाइवल के लिए कॉर्पोरेट कंपनियों जैसा बन रहा है, तो क्या कल को दुनिया की बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जो आज अपने कर्मचारियों की लॉयल्टी के लिए संघर्ष कर रही हैं, वे सर्वाइवल के लिए किसी धर्म की तरह व्यवहार करना शुरू कर देंगी? ओहो। क्या वे अपनी कंपनियों में धार्मिक स्तर की भक्ति, कड़े नैतिक नियम और एक आध्यात्मिक समुदाय वाली भावना पैदा करने की कोशिश करेंगी ताकि उनके लोग कभी उन्हें छोड़कर ना जाएं? ये तो बहुत ही डीप थॉट है। जरा सोचने वाली बात है, क्या भविष्य में धर्म कॉर्पोरेट्स चलाएंगे या कॉर्पोरेट्स अपना खुद का धर्म बना लेंगे? क्या बात है। आज की इस डीप डाइव के लिए बस इतना ही। इन विचारों पर गौर करें और हम मिलेंगे अगली चर्चा में।